हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पर। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री की सीरीज और इस सीरीज की शुरुआत हम करेंगे मौर्यन डायनेस्टी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिन्होंने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको ग्रीक राइटर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रेबो, मेगास्थनीज और जस्टिन के बारे में, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। और अगर हम बात करें एरियन और प्लूटॉक के बारे में, तो इन्होंने नाम दिया है एंड्रोकोटस का। इसके अलावा जो फिलॉर्कस थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकॉप्टस कहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोगों को कैसे पता चला कि ये जो नाम दिए गए हैं ग्रीक राइटर्स के द्वारा, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए हैं? तो ये बात हमें बताई है विलियम जॉन्स ने। विलियम जॉन्स जो थे, इन्होंने बताया कि ग्रीक राइटर्स ने ये सारे नाम भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किए हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, उस पाटलिपुत्र को क्या बोला जाता था? पॉलीब्रोथा बोला जाता था। मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के लिए क्या नाम यूज किया जाता था? पॉलीब्रोथा बोला जाता था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट और भारत का पहला मुक्तिदाता कहा जाता है। अब भारत का पहला मुक्तिदाता कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ये जो सिंध और पंजाब वाला इलाका था, यहाँ पर यूनानी शासक रूल कर रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से यूनानी शासकों को भगा दिया और ये इलाका जो था वो विदेशियों से मुक्त किया। इसलिए क्या बोला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनको अलग अलग ग्रंथों में किस वंश का बताया गया है? तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास बुक रहती है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बुक जो है, इसके राइटर कौन है? विशाखा दत्त है। और इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कि निम्न कुल में पैदा हुआ बताया गया है। इसके अलावा स्पूनर जो थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक या ईरानी बताया है। और धुंडीरास या श्रीधर स्वामी की अगर हम बात करें, तो इन्होंने हमें बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम मूरा था। तो इनमें से ये जो धुंडीरास थे, इन्होंने मुद्रा राक्षस पर टीका ग्रंथ लिखा है। अगर हम बात करें श्रीधर स्वामी की, तो इन्होंने विष्णु पुराण पर टीका ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा बचते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वर्ण का बताया गया है, जबकि हमारे जो जैन ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ है, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है क्षत्रिय वर्ण का। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वर्ण का, जबकि जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वर्ण का बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिनकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध का सम्राट बना। आपने एक नाम तो सुना होगा सिकंदर का, जिन्हें हम अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। सिकंदर जो था, उसने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था और काफी हद तक उन्होंने अपना ये सपना पूरा भी किया। सिकंदर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने 331 ईसा पूर्व में दारा थर्ड को अरावेला के युद्ध में हराया था और इसी युद्ध के बाद पूरा का पूरा ईरानी साम्राज्य जो था वो सिकंदर के अधीन आ गया था। अब ये जो अरावेला का युद्ध हुआ, इसी युद्ध का एक और नाम दिया जाता है और दूसरा नाम क्या है इस युद्ध का? गौगामेला का युद्ध। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध को गौगामेला का युद्ध कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि गौगामेला का युद्ध किसने कहा है अरावेला के युद्ध को? तो ये नाम जो दिया है वो किसने दिया है? एरियन ने। एरियन जो थे, इन्होंने ही अरावेला के युद्ध को क्या कहा है? गौगामेला का युद्ध कहा है। अब 331 ईसा पूर्व में पूरा का पूरा ईरान जो था वो सिकंदर के अधीन आ गया और उसको बनना है विश्व विजेता। मान लीजिए ये है यहाँ पर हमारा ईरान वाला पोर्शन, जो कि अब सिकंदर के अधीन आ चुका है। अब उसे क्या करना है? आगे की तरफ बढ़ना है, यानी कि हमारे भारत को जीतना है। अब भारत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक था तक्षशिला नगर। तक्षशिला जो है ये भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसको बोला जाता था विद्वानों का गढ़। और तक्षशिला में ही एक विद्वान थे जिनका नाम था चाणक्य
या इन्हीं को हम क्या क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, इन्हीं को हम कौटिल्य भी बोलते हैं। तो चाणक्य जो थे इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है अर्थशास्त्र। नाम देख के तो ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी से रिलेटेड बुक होगी, लेकिन ये जो अर्थशास्त्र था ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ था। इस बुक में बताया गया है कि एक राजा की क्या ड्यूटीज होती है, क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए राजा की, और एक राजा को किस तरह से शासन करना चाहिए। और साथ ही साथ अर्थशास्त्र में मौर्यों के प्रशासन के बारे में भी काफी डिटेल से लिखा गया है। तो ये जो चाणक्य थे ये कहाँ पर थे, तक्षशिला में थे। और चाणक्य जो थे वो विदेशी शासन को बहुत ही बुरा समझते थे। तो अब यहाँ पर चाणक्य ने क्या किया, जल्दी से एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग का पर्पस क्या था कि हमें सिकंदर को किसी भी हालत में भारत पर अटैक करने से रोकना है। तो क्या डिसाइड किया गया कि अगर सिकंदर को रोकना है तो एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है कि अखंड भारत बनाया जाए। और फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ऐसा राजा था जो कि अखंड भारत बना सकता था, और वो राजा कौन था, वो था मगध का शासक जिसका नाम क्या है, धनानंद। धनानंद की अगर हम बात करें तो इसके वही नाम में ही धन है। बहुत लालची था, बहुत पैसा था इसके पास, लेकिन बावजूद इसके इसने जनता के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा के रखे थे। इवन पशुओं की जो खाल होती थी उसके ऊपर टैक्स था, और जो वृक्षों की गोंद होती थी उसके ऊपर भी इसने टैक्स लगा के रखा था। जनता धनानंद के शासन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन चाणक्य ने सोचा कि अगर हम धनानंद से जाकर बात करें तो शायद वो हमारी हेल्प कर सकता है और सिकंदर को भारत पर अटैक करने से भी रोक सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसके पास बहुत बड़ी सेना भी है। तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला से आ जाते हैं मगध की तरफ। लेकिन जैसे ही चाणक्य मगध पहुंचे तो सबसे पहले तो उनको दरबार में एंट्री ही नहीं मिली। जैसे तैसे वो दरबार में पहुंच गए। तो यहाँ पर दरबार में पहुंचने के बाद चाणक्य का अपमान किया गया धनानंद के द्वारा, और इसी टाइम पर चाणक्य ने ये कसम खाई थी कि मैं नंद वंश को खत्म कर दूंगा और साथ ही साथ अखंड भारत की स्थापना भी करूंगा। अब चाणक्य वापिस जा रहे हैं मगध से, और जाते हुए उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि बच्चों का एक ग्रुप है जो कि एक गेम खेल रहा है, और उस गेम का नाम है राजकीलम। अब ये राजकीलम गेम कौन सी होती है, इसमें एक बच्चा राजा बना होगा और बाकी के जो उसके दोस्त होंगे वो उसकी प्रजा बनी होगी। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो राजा बना था, और उसके जो दोस्त थे वो बनी थी उसकी प्रजा। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अपनी प्रजा यानी कि अपने दोस्तों में न्याय कर रहा था, और दूर खड़े होकर कौटिल्य नोटिस करता रहा कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा में न्याय कर रहा है। तो इसी टाइम पर चाणक्य ने ये डिसाइड कर लिया कि यही होगा जो अखंड भारत बनाएगा, क्योंकि एक राजा में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज इस लड़के में है। तो उस टाइम पर ही चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारशापण देकर खरीद लिया और ले गए अपने साथ, कहां पर, तक्षशिला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो एक राजा की तरह, एक योद्धा की तरह तैयार किया गया है वो तक्षशिला में ही किया गया है। और इवन यूनानी लेखकों के द्वारा ये भी लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की जो पहली मुलाकात हुई थी वो तक्षशिला में ही हुई थी, और उस टाइम पर तो सिकंदर ने गुस्से होकर चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का आदेश तक दे दिया था। वो अलग बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वहां से भाग निकले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर नंद वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने मगध पर 2 बार अटैक किया। पहला अटैक जो था वो असफल रहा, और दूसरी बार जो अटैक किया था उसी दौरान मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब यहाँ पर जो पहला अटैक किया गया था उसकी जानकारी हमें मिलती है महाबोधि वंश ग्रंथ से। और प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार में हिमालय क्षेत्र के एक राजा थे जिनका नाम था पर्वतक, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की काफी ज्यादा सहायता भी की थी। और नंद वंश के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसका जिक्र किया गया है मिलिंद पन्ह ग्रंथ में। और इस बुक के राइटर कौन है, तो इस बुक के राइटर रहेंगे नागसेन। इसके अलावा जो धनानंद के अमात्य हुआ करते थे शक्तार, उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता यहाँ पर की थी। अब देखिए ये जो पहला अटैक था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये असफल क्यों रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पहला अटैक किया तो उन्होंने क्या किया, जाते ही डायरेक्ट सेंटर में अटैक कर दिया। और आप लोगों को पता है ज्यादातर आर्मी कहाँ पर रहती है, सेंटर में रहती है।
तो जब उन्होंने सेंटर पर अटैक किया तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य उन दोनों की हार हो गई और ये वहां से भाग निकले थे। उसके बाद ये दोनों जो थे एक महिला के यहाँ पर रुके खाना खाने के लिए अपना वेश बदल कर, और वो जो महिला थी वो अपने बच्चे को डांट रही थी। महिला अपने बच्चे को बोल रही थी कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अब बच्चा ऐसी कौन सी गलती कर रहा था जो कि सेम जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी की थी। तो एक्चुअल में वो बच्चा क्या कर रहा था, वो रोटी खा रहा था और रोटी खाते हुए वो इस रोटी को बीच में से तोड़ रहा था। अब समझ आया यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को कि गलती एक्चुअल में हुई कहाँ पर है। तो अब जब उन्होंने सेकंड टाइम यहाँ पर अटैक किया तो वो कहाँ से अटैक करते हुए गए, साइड के इलाकों को जीतते हुए गए और तब जाकर उन्होंने सेंटर पर अपना अधिकार किया था। और इसी दौरान 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक, नाम था उनका धनानंद, धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इस सारी लड़ाई में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ज्यादा सहायता की है। इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था, तो चाणक्य को बनाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिण भारत की विजय के बारे में। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मौर्य वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने कि दक्षिण भारत को जीता था। तो अगर हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार ने कोई भी क्षेत्र नहीं जीता है। अशोक की बात करें तो उसने सिर्फ और सिर्फ कलिंग वाला हिस्सा जीता। तो बाकी जितना भी मौर्यन एम्पायर में एरिया था वो सारा का सारा किसने जीता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता है। एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है अहनानूर। इस अहनानूर ग्रंथ में लिखा गया है कि मौर्यों ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर दक्षिण पर अटैक किया और वहां का राजा था मोहर, राजा मोहर पर अटैक किया। और इस अभियान के दौरान कौशर और बाडुगर नाम की जातियां हुआ करती थी जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। और साउथ में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो मैसूर तक फैला हुआ था, यानी कि जो कर्नाटका वाला हिस्सा था वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में हुए युद्ध के बारे में और किस तरह से इन्होंने यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 305 ईसा पूर्व में। और ये सेलुकस निकेटर जो था वो सीरिया का यूनानी शासक था। सेलुकस निकेटर उन सारे क्षेत्रों को एक बार फिर से जीतना चाहता था जो कि कभी सिकंदर ने जीते थे, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि भारत पर एक बहुत ही स्ट्रांग राजा जो है वो रूल कर रहा है। तो जैसे ही सेलुकस निकेटर ने भारत के ऊपर अटैक किया उसका सामना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और इस युद्ध के दौरान सेलुकस निकेटर की हार हुई थी। हालांकि हमारे पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जहां पर इस बात को मेंशन किया गया हो कि सेलुकस निकेटर युद्ध में हारा था, लेकिन जो संधि की शर्तें हैं वहां से डेफिनेटली हमें क्लैरिटी मिलती है कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। तो युद्ध जो हुआ था वो तो हुआ था 305 ईसा पूर्व में, लेकिन जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, 303 ईसा पूर्व में हुई थी। अब संधि की शर्तों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो रहेगा वो ये कि सेलुकस निकेटर ने अपनी 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी। तो ये 4 स्टेट्स कौन सी हुआ करती थी ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेट जो रहेगी वो है एरिया, दूसरी है अराकोसिया, तीसरी है जेड्रोसिया और चौथी है पेरिपेनिस्टाई। तो ये सारे जो है ये तो ग्रीक नेम है, यूनानी नाम है इन सारी स्टेट के। हम क्या बोलते हैं इनको, तो एरिया बोला जाता है हेरात को, अराकोसिया बोला गया है कांधार को, बलूचिस्तान या मकरान तट वाला इलाका था इसको बोलते थे जेड्रोसिया और काबुल को बोला जाता था पेरिपेनिस्टाई। तो ये चारों स्टेट्स पहले सेलुकस के पास हुआ करती थी, अब किसके पास चली गई, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। इसके अलावा सेलुकस निकेटर ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और सेलुकस निकेटर की बेटी का नाम क्या है, हेलेना या फिर इसी को बोलते हैं कार्नेलिया। और चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की ये जो शादी हुई थी ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। और थर्ड शर्त के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने क्या दिया सेलुकस निकेटर को, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी जो थे वो एज अ गिफ्ट दिए थे। नेक्स्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, नाम आप सबने सुना भी होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में नियुक्त होने वाला पहला विदेशी राजदूत कौन था। तो भारत में नियुक्त होने वाला पहला विदेशी राजदूत जो
विदेशी राजदूत जो था वो था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी है उसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका। और इस बुक में मेगास्थनीज ने बहुत सारी बातें लिखी है भारत के बारे में। तो अब हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि भारत के बारे में मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि मेगास्थनीज जो है उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राइटर है जिसने कि भारतीय समाज के 7 वर्ग बताए हैं, तो वो मेगास्थनीज रहेगा। दूसरा, वो मेगास्थनीज ही था जिसने ये कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो एक तरफ तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। अगर आप पढ़ेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो कौटिल्य ने ये लिखा है कि भारत में दास प्रथा होती थी। तो अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? तो एक्चुअल में था क्या कि जब मेगास्थनीज भारत में आया था तो दास प्रथा थी, लेकिन दासों को कोई बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता था, जिस वजह से मेगास्थनीज को ये समझ ही नहीं आया कि जो सामने लोग काम कर रहे हैं वो दास है या फिर साधारण श्रमिक है। तो दास प्रथा तो थी, लेकिन मेगास्थनीज उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया था। इसके अलावा मेगास्थनीज ही था जिसने ये लिखा है कि भारत के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है। लेखन कला का ज्ञान नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि कौन सा ऐसा राइटर है जिसने ये कहा कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है। तो ये बात भी मेगास्थनीज ने ही लिखी है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेगास्थनीज से रिलेटेड रहता है वो ये कि मेगास्थनीज ही वो था जिसने कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपने नोट करना है कि मेगास्थनीज जो था इसी ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज ने प्रॉपर यहाँ पर हमें बताया है कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन चलाने के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल बनाया जाता था, जिसमें 6-6 सदस्यों की 5 समितियां होती थी। और उन 5 समितियों का काम भी पहले से फिक्स होता था कि कौन सी समिति को कौन से डिपार्टमेंट को संभालना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने काफी डिटेल से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में लिखा है, तो ये लिखा है मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे मगध में पड़े 12 साल के अकाल के बारे में। जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहा था तो उनके टाइम में मगध में 12 वर्ष तक का अकाल पड़ा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अकाल से निपटने के लिए बहुत कोशिशें भी की और साथ ही साथ जनता को काफी सारी चीजें जो थी इसने प्रोवाइड भी करवाई थी। आपको यहाँ पर जो मेन चीज याद रखनी है वो ये कि कौन से वो 2 अभिलेख है जहां से अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 2 अभिलेख रहेंगे महास्थान और सहगौरा का अभिलेख। महास्थान अभिलेख मिला है बंगाल से और सहगौरा का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो यूपी से मिला है। इनमें से ये जो महास्थान का अभिलेख है इसी से पता चलता है कि बंगाल वाला जो इलाका था ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हुआ करता था, क्योंकि हम अपने अभिलेख उसी इलाके में लिखवाते हैं जो इलाका हमारे अंडर हो। तो बंगाल से मिला है, इट मीन्स कि ये एरिया किसके अंडर हुआ करता था? चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर हुआ करता था। और साथ ही साथ इस महास्थान अभिलेख में काकणी नाम की एक मुद्रा का भी उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काकणी नाम की मुद्रा का उल्लेख कौन से अभिलेख में किया गया है, तो ये रहेगा महास्थान अभिलेख। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राचीन भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्रिम झील के बारे में, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, सुदर्शन झील। सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है ये, और इस झील का निर्माण जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य की देखरेख में करवाया गया है। अब ये जो पुष्यगुप्त वैश्य थे ये थे सौराष्ट्र के गवर्नर, या हम जिन्हें प्रांतपति भी बोल सकते हैं। तो झील तो बनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, लेकिन किसकी देखरेख में काम हुआ है? तो सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य की देखरेख में हुआ है। ठीक है, अब इस झील के निर्माण की अगर हम बात करें तो उर्जेंत या गिरनार पर्वत से निकलने वाली 2 नदियां थी, सुवर्णशिखता और प्लासिनी। इन दोनों नदियों के पानी को रोककर ही इस झील का निर्माण किया गया है। अब ये झील इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी झील के साथ 4 भारतीय राजाओं के नाम जुड़े हुए हैं, और आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से 4 भारतीय राजा थे जिनके नाम इस झील के साथ जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक आ गया, रुद्रदमन आ गया, और लास्ट आ गया स्कंदगुप्त।
अब ये झील जो बनी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बनी थी, ये तो हमें पता है, लेकिन प्रूफ क्या है हमारे पास? तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख जो है शक वंश के शासक रुद्रदमन का है और इसी अभिलेख में लिखा गया है कि झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, एक तो शासक कौन है और उस टाइम पर सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर झील बनी और सौराष्ट्र के गवर्नर आगे पुष्यगुप्त वैश्य। फिर आया अशोक का नाम। अशोक के टाइम पर जो सौराष्ट्र के गवर्नर थे वो थे तुषास्प। अब अशोक का नाम जो है ये क्यों फेमस है? क्योंकि अशोक ने क्या किया था, इस झील से नहरें निकलवाई थी। थर्ड है हमारे पास रुद्रदमन, और रुद्रदमन के टाइम पर प्रांतपति कौन थे? सुविशाख। अब रुद्रदमन के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने व्यक्तिगत कोष से इस झील की मरम्मत करवाई थी, पुनर्निर्माण करवाया था। रुद्रदमन के टाइम पर यह झील जो थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, तो यहाँ पर रुद्रदमन ने अपनी मंत्री परिषद से डिमांड की पैसे की, लेकिन मंत्री परिषद ने धन देने से मना कर दिया था। अब ऐसी सिचुएशन में एक राजा के पास दो ऑप्शन रहती है, या तो वो जनता से बेगार ले ले या फिर जनता के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा ले। बेगार का मतलब है कि जनता से काम भी करवाया जाएगा लेकिन बदले में कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और या तो दूसरी ऑप्शन थी कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो कि हम आप लोगों के लिए ही झील की मरम्मत करवा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रुद्रदमन जो था उसने ये दोनों ही काम नहीं किए, बल्कि उसने क्या किया, अपने व्यक्तिगत कोष से इस झील की मरम्मत करवाई थी। और लास्ट नाम जो इस झील के साथ जुड़ा हुआ है वो है गुप्त वंश के शासक, नाम है स्कंदगुप्त। इनके टाइम पर भी झील का पुनर्निर्माण हुआ और इस टाइम पर जो सौराष्ट्र के गवर्नर थे वो थे परणदत्त, लेकिन जो झील की मरम्मत करवाई गई है वो चक्रपालित की देखरेख में करवाई गई है, जो कि उस टाइम पर नगरपति हुआ करते थे, जहां पर एग्जैक्ट ये झील हुआ करती थी। हालांकि परणदत्त के बेटे का नाम क्या है? चक्रपालित है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, प्रांतपति कौन है? तो वो तो परणदत्त है, लेकिन जो झील की मरम्मत करवाई गई थी पूरी, वो चक्रपालित की देखरेख में करवाई गई थी। तो ये थी प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण झील सुदर्शन झील, जिसके साथ 4 राजाओं के नाम जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन बीते थे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जब रूल कर रहा था तो मगध में 12 वर्ष तक का अकाल पड़ा हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अकाल से निपटने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की। और उसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई एक जैन भिक्षु से, जिसका नाम है भद्रबाहु। ये वही भद्रबाहु है जिसने कि कल्पसूत्र ग्रंथ लिखा है, संस्कृत भाषा में जैन धर्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है ये। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु की मुलाकात हुई और उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से एक क्वेश्चन पूछा कि इतने टाइम से मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और मैंने बहुत कोशिश की अपने राज्य को इस अकाल से बाहर निकालने की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइम पर भद्रबाहु ने क्या रिप्लाई किया कि ये जो आपके राज्य में अकाल पड़ा हुआ है इसका कारण आपके द्वारा पूर्व में किए गए कर्म है। तो एक राजा जो कि योद्धा होता है, जिसे बहुत सारे युद्ध लड़ने होते हैं, तो युद्धों में आप लोगों को पता है बहुत सारे लोगों की जान जाती है, यानी कि हिंसा होती है। तो यहाँ पर भद्रबाहु के कहने का मतलब क्या है कि आपने जो इतने सारे निर्दोष लोगों की जान ली है ना, ये उसी का फल है जो आपकी जनता भुगत रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि उस चीज को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? तो भद्रबाहु ने कहा कि आप ऐसा करो, अपने राज सिंहासन का त्याग कर दो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वही काम किया, अपने बेटे बिंदुसार के फेवर में राज सिंहासन का त्याग कर दिया और खुद चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर क्या किया था, जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया? तो आंसर रहेगा भद्रबाहु। हरिसेन जो थे उन्होंने ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाने के बाद अपना नाम विशाखाचार्य रख दिया था। अब धर्म चेंज कर लिया और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे भद्रबाहु और दूसरे बहुत सारे भिक्षुओं के साथ साउथ इंडिया आ जाते हैं। साउथ इंडिया में कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। ये जगह कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में वहां पर है चंद्रगिरी पहाड़ी।
चंद्रगिरी पहाड़ी। तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। अब ये संलेखना विधि क्या है? तो ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की विधि को ही क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल APC अकेडमी को। धन्यवाद।